Hello students, welcome back to my channel Harshita Education. So let's start our video. We were doing chapter 15 Air Around Us from class 6 Science NCERT syllabus. So let's continue with 15.2, that is what is air made up of, यानी कि जो हवा है वो किससे बनी हुई है. Until the 18th century, people thought that air was just one substance. Experiments have proved that it is really not so. Air is a mixture of many gases. What kind of a mixture is it? So let us find out about some of the major components of this mixture one by one. तो 18वीं शताब्दी तक जो लोग थे वो ये सोचते थे कि जो हवा है वो सिर्फ एक सब्सटेंस है. सब्सटेंस का मतलब पदार्थ है. तो एक्सपेरिमेंट्स जब काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट्स हुए तो इससे ये चीज़ प्रूव कर दी गई कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. हवा क्या है, बहुत सारी गैसों का मिक्सचर है. और ये किस तरह का मिक्सचर है, इसके बारे में, इस मिक्सचर के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट जो कंपोनेंट्स है उसके बारे में हम आगे जानेंगे. सो लेट्स मूव. फर्स्ट इज वाटर वेपर. वाटर वेपर को हम बोलते हैं भाप. ओके. We have learned earlier that air contains water vapor. We also saw that when air comes in contact with a cool surface, it condenses and drops of water appear on the cooled surfaces. The presence of water vapor in air is important for the water cycle in nature. तो हम पहले भी इस बारे में पढ़ चुके हैं कि हवा में वाटर वेपर होता है. हमने ये भी देखा है कि हवा जब एक ठंडी सतह के संपर्क में आती है तो क्या होता है, जो ठंडी जो सरफेस है उस पर वो कंडेंस होती है और पानी की बूंदें ठंडी सरफेस पे हमको दिखती हैं. तो हवा में मौजूद वाटर वेपर नेचर में वाटर साइकिल के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. नेक्स्ट इज़ ऑक्सीजन. तो ऑक्सीजन जिसे हम इनहेल करते हैं. So in activity 3, in the presence of your teacher, fix 2 small candles of the same length on the table. Light both the candles. Cover one of the candles with an inverted glass tumbler. Observe both the candles carefully. तो ऑक्सीजन के बारे में हम देख रहे हैं. यहाँ पे आपको एक एक्टिविटी दी है, एक्टिविटी 3. तो इसमें आपको आपके जो टीचर हैं उनकी प्रेजेंस में 2 आपको सेम लेंथ वाली जो कैंडल्स हैं, छोटी कैंडल्स, उसको क्या करना है, उसको आपको एक टेबल पर लगाना है और फिर दोनों की दोनों कैंडल्स को आपको जलाना है. अब एक कैंडल्स को एक कांच के ग्लास से उल्टा करके कवर कर देना है. अब दोनों कैंडल्स को बहुत ही ध्यान से देखना है. तो यहाँ पे देखिए, जैसे आप यहाँ पे 15.6 फिगर में आप देख सकते हैं कि किस तरह से 2 कैंडल्स लगाई हैं सेम लेंथ की और फिर एक ग्लास का टम्बलर लिया है. ग्लास टम्बलर मतलब एक कांच का टम्बलर लिया और उसे इन्वर्ट करके आपको रखना है. ओके. नाउ बोथ द कैंडल्स कंटिन्यू टू बर्न और गो ऑफ. अब ध्यान आपको क्या देना है, क्या दोनों कैंडल्स जलती रहती हैं या बुझ जाती हैं. You must have observed that the candle covered with the glass tumbler got extinguished after some times, whereas the other candle continue burning. तो आपने जब आप इस एक्सपेरिमेंट को करते हो तो आप क्या देखोगे कि जो कांच के ग्लास से ढकी मोमबत्ती थी वो कुछ समय बाद बुझ जाती है, जबकि जो दूसरी मोमबत्ती है वो जलती रहती है. तो इसका क्या रीज़न हो सकता है, इसके बारे में ज़रा सोचें. ओके. व्हाट कैन बी द रीज़न फॉर दिस? थिंक अबाउट इट. आपको सोचना है. It seems that the candle got extinguished because the component inside of the glass tumbler which supports burning is limited. Most of the component is used up by the burning candles. However, the other candle is getting continued supply of air. This component of air which supports burning is known as oxygen. तो ऐसा लगता है कि मोमबत्ती जो थी वो बुझ गई. क्यों? क्योंकि कांच के ग्लास के अंदर का जो कंपोनेंट है जो जलने में मदद कर रहा था वो लिमिटेड क्वांटिटी में था. ज़्यादातर जो कंपोनेंट होते हैं वो जलती हुई कैंडल द्वारा यूज़ किया गया. हालांकि जो दूसरी मोमबत्ती थी जिसे हवा कंटिन्यू मिलती रह रही थी, तो हवा का ये कंपोनेंट जो जलने में उसको क्या कर रहा था, मदद कर रहा था. अब हवा में क्या था, ऑक्सीजन था. तो ये जो हवा में कंपोनेंट है जो जलने में मदद कर रहा था वो कौन था? ऑक्सीजन था, जिसे हम ऑक्सीजन के रूप में जानते हैं. नेक्स्ट इज नाइट्रोजन. इन एक्टिविटी 3, डिड यू ऑब्जर्व दैट एयर इज स्टिल प्रेजेंट इन द ग्लास बॉटल इवन आफ्टर द कैंडल ब्लू आउट? दिस इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ सम कॉम्पोनेंट इन द एयर विच डज नॉट सपोर्ट बर्निंग. द मेजर पॉइंट ऑफ द एयर विच डज नॉट सपोर्ट बर्निंग कैंडल इज नाइट्रोजन. तो ये एक्टिविटी 3 में आपने क्या देखा कि कांच की बॉटल में हवा जो है
हवा है, और कैंडल के बुझ जाने पर भी मौजूद ये थी। अब ये हवा में कुछ कॉम्पोनेंट्स होने की मौजूदगी का हमको इंडिकेशन मिलता है, जो जलने को समर्थन नहीं कर रहा था। तो हवा का जो मेजर पार्ट है, मतलब जो एयर है उसका जो मेजर पार्ट है वो कौन सा है? नाइट्रोजन है, जो कि मोमबत्ती को जलने में साथ नहीं देता है। नेक्स्ट इज कार्बन डाइऑक्साइड। In a closed room, if there is some material that is burning, you may have felt suffocation. This is due to excess of carbon dioxide that may be accumulating in the room as the burning continues. Carbon dioxide makes up a small component of the air around us. Plants and animals consume oxygen for respiration and produce carbon dioxide. Plant and animal matter also consume oxygen and burning and produces mainly carbon dioxide and a few other gases. It is advisable not to burn dry leaves and discarded remains of the crop which pollute our surrounding. तो एक बंद कमरे में अगर कोई चीज़ जल रही है तो आपको क्या होता है? घुटन सी महसूस होती है। तो ये क्या है? ये कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होता है। इसके कारण जो कमरा है, मतलब कमरे में काफ़ी ज़्यादा जमा हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है, जिसके कारण हमको ऐसा फील होता है, जिसकी वजह से जलने की जो प्रोसेस है वो क्या रहती है? कंटिन्यू रहती है, यानी चालू रहती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड हवा का एक छोटा कंपोनेंट बनाता है जो हमारे चारों ओर है, मतलब हमारी सराउंडिंग में वो हर जगह है। प्लांट्स और एनिमल सांस लेते हुए ऑक्सीजन का इस्तेमाल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड का वो उत्पादन करते हैं। पौधे और पशु जलने पर ऑक्सीजन की खपत करते हैं और मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड और कुछ दूसरी जो गैस वगैरह हैं उसको वो प्रोड्यूस कर रहे हैं। इसीलिए ये सलाह दी जाती है कि सूखे पत्तों और जो फसलें वगैरह होती हैं उसके बचे हुए जो रिमेन्स हैं उसको हमें जलाना नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से क्या होता है? हमारा जो सराउंडिंग है वो होता है वो पॉल्यूट होता है। ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट टॉपिक, डस्ट एंड स्मोक। डस्ट को हम बोलते हैं धूल एंड स्मोक को हम बोलते हैं धुआं। द बर्निंग ऑफ फ्यूल ऑल्सो प्रोड्यूसेस स्मोक। तो फ्यूल के जलने से भी धुआं पैदा होता है। स्मोक कंटेन्स अ फ्यू गैसेज एंड फाइन डस्ट पार्टिकल्स एंड इज़ ऑफन हार्मफुल। तो धुएं में कुछ गैसें और कुछ महीन धूल के कण होते हैं, मतलब कुछ एकदम धूल के पार्टिकल्स होते हैं छोटे छोटे, और अक्सर ये क्या होते हैं? काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल होते हैं, हानिकारक होते हैं। दैट इज़ वाई यू सी लॉन्ग चिमनीज इन द फैक्ट्रीज. This takes the harmful smoke and gases away from our noses, but brings it closer to the birds flying up in the sky. Dust particles are always present in the air. तो इसीलिए आपने देखा होगा कि जो फैक्ट्रीज़ वगैरह होती हैं तो इन फैक्ट्रीज़ में काफ़ी लंबी लंबी चिमनियाँ नज़र आती हैं। तो ये क्या करती हैं? ये चिमनियाँ हानिकारक धुएँ और गैस को हमारी नाक से काफ़ी दूर की तरफ ले जाती है। लेकिन ये जो गैस है ये आसमान में चला जाता है, आकाश में जाता है, और उड़ने वाले जो इतने भी पक्षी होते हैं इनके पास ले जाता है, और इससे उनको काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल, मतलब हार्म पहुंचता है। इसके अलावा जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं वो हमेशा हवा में मौजूद ही रहते हैं। सो लेट्स सी वन एक्टिविटी बेस्ड ऑन दिस, विच इज़ एक्टिविटी 4, फाइंड अ सनी रूम इन योर स्कूल और होम। तो आपको इस एक्टिविटी के लिए क्या करना है? अपने घर में या फिर अपनी स्कूल में एकदम एक ऐसा कमरा ढूंढना है जहाँ पे बहुत ज़्यादा धूप आती है। नाउ क्लोज ऑल द डोर्स एंड विंडोज़ विद द कर्टेन्स पुल डाउन टू मेक द रूम डार्क. Now open the door or a window facing the sun, just a little, in such a way that it allows sunlight to enter the room only through a slit. Look carefully at the incoming beam of sunlight. तो इस एक्टिविटी को करने के लिए आपको क्या करना होगा? आपको अपने स्कूल या फिर अपने घर में एक रूम ऐसा ढूंढना है जहाँ पे बहुत अच्छे से सनलाइट आती है। ठीक है, अब क्या करना है? अब उस रूम में जितने भी दरवाजे हैं या जितनी भी खिड़कियां वगैरह हैं इन सभी को आपको बंद कर देना है। वहाँ जितने पर्दे लगे हैं उसको पर्दे लगा देने हैं। ठीक है, तो ऐसा करने से क्या होगा? वो पूरे रूम में अंधेरा सा छा जाएगा, जैसा कि आप यहाँ 15.7 फिगर में देख सकते हैं। अब दरवाजे या खिड़की को सूरज की ओर थोड़ा सा खोल देना है, मतलब जिस तरफ से रोशनी आ रही है उस तरफ थोड़ा सा हल्का सा खोलना है, या फिर आप हल्का सा एक दरवाजे पे होल बना सकते हो, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, तो जिससे क्या होगा? सूरज की जो रोशनी है वो एक छोटी सी जगह से उस कमरे के अंदर आ सके। अब आने वाली सूरज की रोशनी में जो किरणें आ रही हैं उसको बहुत ध्यान से आपको क्या करना है? देखना है। ठीक है, नाउ डू यू सी सम टाइनी शाइनिंग पार्टिकल्स मूविंग इन द बीम ऑफ सनलाइट विच यू कैन सी इन 15.7 फिगर?
वॉट आर दिस पार्टिकल्स, तो क्या आप सूरज की रोशनी की किरण को में चमकते हुए कुछ छोटे छोटे पार्टिकल्स को देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए 15.7 फिगर में। तो ये सब क्या है, ये आप जब प्रैक्टिकली करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से पता रहेगा। Now during winters you might have observed similar beam of sunlight filter through the trees in which dust particles appear to dance merrily around। तो सर्दियों के दौरान आपने कई बार देखा होगा कि पेड़ों के माध्यम से सूरज की जो किरणें हैं वो एकदम इक्वल, मतलब जो सनलाइट फ़िल्टर को आपने देखा होगा कि इक्वल क्वांटिटी में वो जो पेड़ है उस पर जो पत्ते लगे होते हैं उसके बीच से ज़मीन पे गिरते हुए देखा है। और उस किरण में आपने काफ़ी सारे जो डस्ट पार्टिकल्स है उसको देखा होगा, जैसे कि वो एकदम मस्ती कर रहे हैं, नाच रहे हैं, इस तरह से हमको लगता है। Now this shows that air also contains dust particles. The presence of dust particles in air varies from time to time and from place to place. तो इससे ये पता चलता है कि हवा में धूल के जो कण भी होते हैं, धूल की उपस्थिति हवा में समय समय पर और जगह से जगह बदलते रहते हैं। जब हम सांस लेते हैं तो हम हवा नॉस्ट्रिल के माध्यम से अंदर मतलब सांस को जाने देते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है, जो फाइन है, जो हमारे नाक के अंदर क्या होता है, काफ़ी फाइन हेयर होते हैं। तो ये इसके अलावा म्यूकस भी होता है। तो सांस लेते हुए जितने भी डस्ट पार्टिकल्स हैं तो ये क्या करते हैं, म्यूकस और फाइन हेयर ये डस्ट पार्टिकल्स को अंदर नहीं जाने देते और वहीं पर वो स्टॉप कर देते हैं, रोक देते हैं। ठीक है। We inhale air when we breathe through our nostrils. Okay, fine hair and mucus are present inside the nose to prevent dust particles from getting into the respiratory system. जो चीज़ मैंने अभी आपको बताई। Now, do you recall being scolded by your parents when you breathe through your mouth? If you do that, harmful dust particles may enter your body. तो क्या आपको याद है कि जब भी आप कभी अपने मुंह से सांस लेते हैं तो आपके जो पेरेंट्स होते हैं वो हमेशा आपको डांटते हैं कि भाई मुंह खोल के सांस नहीं लेना है, आपको सांस हमेशा अपने नाक से ही लेना है। तो वो क्यों डांटते हैं, उसके पीछे भी एक रीज़न होता है। रीज़न ये होता है कि जब आप अपना मुँह खोलते हो तो हवा में इतने छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल्स है विच वी कैन नॉट सी, जो हम देख नहीं सकते ऐसे, वो सारे डस्ट पार्टिकल्स हमारी बॉडी के अंदर एंटर हो जाते हैं, जिसके कारण हमें बहुत सारी तकलीफ़ें होती हैं। ठीक है। तो वी में कंक्लूड देन दैट एयर कंटेन्स सम गैसेस, वाटर वेपर एंड डस्ट पार्टिकल्स। तो अब हम ये एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि हवा में कुछ गैस वगैरह होती हैं, कुछ वाटर वेपर के पार्टिकल्स होते हैं, डस्ट के पार्टिकल्स होते हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं। द गैसेज इन एयर आर मेनली नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड मैनी अदर गैसेज। तो हवा में कौन सी मेन गैसेस होती हैं, एक तो होती है नाइट्रोजन, दूसरा होता है ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड थोड़ी कम मात्रा में होता है, इसके अलावा और भी काफ़ी डिफरेंट गैसेस होती हैं। ठीक है। सो हावेवर देयर मे बी some variation in the composition of air from place to place. We see that air contains mostly nitrogen and oxygen. In fact, these two gases together make up 99% of the air. The remaining 1% is constituted by carbon dioxide and a few other gases are water vapor, which you can see in figure 15.9. तो हालांकि कुछ ऐसा भी हो सकता है कि एक जगह से दूसरी जगह पर जो हवा के जो कंपोजिशन है उसमें कुछ बदलाव भी हो सकते हैं। हम देखते हैं कि हवा में ज़्यादातर जो है वो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन होता है। वास्तव में ये दोनों गैसें मिलकर 99% हवा जो है वो बनाती हैं और बाकी 1% जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरी गैसें हैं और वाटर वेपर द्वारा बना होता है, जिसे आप यहाँ पे 15.9 फिगर में आप देख सकते हैं। ये बहुत ही क्लियरली आपको बताया गया है। ठीक है। अब इसके अलावा हम यहाँ पे भी कुछ और चीज़ें भी देख लेते हैं। भोजो इज़ आस्किंग यू व्हाई डू यू थिंक द पुलिसमैन इज़ फिगर 15.8 इज़ वियरिंग अ मास्क। तो 15.8 जब आप फिगर देखते हो तो आप यहाँ पे देखो एक पुलिसमैन है, तो भोजो ऐसा सोच रहा है कि ये जो पुलिसमैन है इसने मास्क क्यों पहना है। तो मेरे ख्याल से अब आपको आइडिया आ गया होगा कि मास्क उसने इसलिए लगाया क्योंकि जो फाइन डस्ट पार्टिकल्स हैं वो उसके नॉस्ट्रिल में यानी उसकी बॉडी के अंदर एंटर ना करें, है ना। Next is Paheli wants to know why the transparent glass of windows is not wiped off regularly appears hazy. पहेली भी ये जानना चाहती है कि अगर आपने देखा होगा आपके घरों में जो विंडोज़ है उसमें जो शीशे, अगर वो शीशे के बने हुए यानी कांच के बने हुए हैं और अगर उसको आपकी मम्मी जो है डेली इसे साफ़ नहीं रखती तो आप देखना उसके ऊपर डस्ट पार्टिकल्स हो जाते हैं, वो काफ़ी शैबी दिखता है। ठीक है। इसी तरह से भोजो जो है वो कुछ पूछ रहा है। भोजो wants to know why during an incident of fire one is advised to wrap a woolen blanket over a burning object.
अब भोजो जो है वो ये जानना चाहता है, जब कभी किसी को आग लग जाती है तो क्यों ऐसा बोला जाता है कि भाई उसको एक वुलन ब्लैंकेट से कवर कर दिया जाए। ठीक है, तो ये सारे जो क्वेश्चंस हैं ये सभी के आंसर्स हमने आगे कवर कर लिए हैं। आई होप आपको ये जो चैप्टर है यहाँ तक समझ आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम 15.3 देखेंगे, दैट हाउ डज ऑक्सीजन बिकम अवेलेबल टू एनिमल्स एंड प्लांट्स लिविंग इन वाटर एंड सॉइल। टिल देन, बाय बाय।